हेलो हेलो हेलो। आ जाओ, मैं फटाफट से मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाओ आ जाओ। आ जाइए आ जाइए। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:15 के इस शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सुना दो क्या अंतर है, आ जाओ फटाफट से। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। राम राम मास्टर, राम राम भाई, राम राम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस यस, आ जाइए आ जाइए। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ने जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हमारी स्टेट की जीके कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटिक्स चलने लग रही है। पॉलिटिक्स की शायद आज पता नहीं 10वें पता नहीं 11वें नंबर की क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग हमारे जो संविधान के 3 भाग हैं। पहले भाग के अंदर आपको पता है हमारे जो देश का नाम है, उसके राज्य, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। दूसरे भाग के अंदर हमारे जितने भी ये मतलब कि नागरिकता वगैरह थी उसका जिक्र था। तीसरे भाग के अंदर हमारे मौलिक अधिकार थे। और आज हम लोग संविधान का चौथा भाग है उसको करने वाले हैं। टोटल 22 भाग थे जिस टाइम हमारा संविधान बनाया था, ठीक है। इन 22 के 22 भागों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग चौथा भाग करेंगे भाई, ठीक है। इस चौथे भाग के अंदर कितने से कितने आर्टिकल कवर अप होंगे, सारी की सारी चीजें आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाई जाएंगी, ठीक है। कंटेंट की आपको बेस्ट से बेस्ट गारंटी मिलेगी भाई, चीजें आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिलेगी, ठीक है। और एंटरटेनमेंट की भी पूरी सुविधा आपको कक्षा के अंदर दी जाएगी भाई। स्टार्ट करें भाई। यस, क्या 8 बजे वाली क्लास की पीडीएफ नहीं डाली, डाल दूंगा भाई, ठीक है। स्टार्ट करें भाई। हाँ, साइंस आगे आज डाल दूंगा भाई सीईटी वाले बैच के अंदर, ना टेंशन लो। तो देखो भाई हम लोग स्टार्ट करते भाई नीति संविधान का भाग नंबर 4 भाई। 3 भाग हम लोग कर चुके हैं, चौथा भाग स्टार्ट करेंगे भाई। आते ही एन के वाइन्स के द्वारा भाई 20 रुपया गुप्त दान किया गया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई, ठीक है। देखो भाई, तो भाई आज हम लोग भाग नंबर 4 है भाई, इसके बारे में बात करेंगे। 3 भाग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज चौथा भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। चौथे भाग के अंदर हमारा जो पोर्शन आता है उसको बोलते हैं डीपीएसपी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फुल फॉर्म कोई नहीं पूछता, सिर्फ आपको बताने के लिए है। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत। ये नीति निर्देशक सिद्धांत ये होते क्या चीज है, इनके बारे में पढ़ेंगे सारी चीजें। इनको क्या कुछ होता है मामला बताता हूं आपको भाई। नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं भाई राज्य के लिए, भाई कोई भी राज्य, जैसे मान लिया हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कोई भी राज्य है भाई, वहां के अगर मान लिया भाई जो भी जैसे कि जो भी सरकार है, अगर वो कोई भी कानून बनाती है तो उसको भाई मतलब कि जनता के लिए, मतलब अब जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, इन आर्टिकलों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून बनाना चाहिए। जैसे इसी के अंदर एक आर्टिकल आएगा कि भाई समान काम के लिए समान वेतन। मतलब कि सरकार अगर कोई भी कानून बनाए तो इस हिसाब से बनाए कि भाई जितना काम कोई पुरुष करता है उतना ही काम अगर कोई महिला करे तो दोनों को सेम टू सेम सैलरी मिलेगी, उसके अंदर कोई वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी मतलब कानून बनाएगी सरकार, जैसे एक तो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख के बनाने, ठीक है भाई। दूसरी चीज नीति निर्देशक सिद्धांत है भाई, इन चीजों को भी ध्यान में रख के ही आपको कानून बनाने हैं भाई। सर जी आज तो आप सुथरे लग रहे हैं, अब कटिंग करवाए पास मैं काचा लिखड़ा हूं जमा अजय सीमा तो लिखड़े हूं फिर मैं, ठीक है भाई। तो देखो भाग नंबर 4, इसके अंदर कितने आर्टिकल शुमार होंगे भाई? आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर, कौन सा छेद? अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक के जितने भी आर्टिकल होंगे वो हमारे भाग नंबर 4 के अंदर आएंगे, यानी डीपीएसपी के अंदर हमारे आएंगे नीति निर्देशक सिद्धांत भाई, ठीक है। इनके बारे में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किन को गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित बोला गया है,
तो उसका आंसर होता है डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हुआ बोला जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, एक तो क्या है जो हमारे डीपीएसपी होते हैं, ये नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, इनको एक तो समाजवादी बोला जाता है, दूसरा इनको उदार बोला जाता है। उदार का मतलब भाई सॉफ्ट हार्टेड, जैसे मान लिया आपने कोई गलती कर दी तो भी आपको माफ कर देते कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं। तीसरा आपका इनको गांधीवादी सिद्धांत को फॉलो करने वाला बोला गया। तो इनको क्या बोला गया, डीपीएसपी को लिख लो भाई, इनको समाजवादी। समाजवादी का मतलब है भाई जो समाज की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर बंधे हुए हैं। ठीक है, समाजवादी। उदार, उदार का मतलब जो दानवीरकरण होता है ना उस टाइप से उदार। एवं गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित, सिद्धांतों से प्रेरित बोला गया है, बोला गया है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता, पहले बताने लगे ना, जब आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ना तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसके देखो आप खुद देखो, उदार एवं गांधीवादी सिद्धांत, ये एग्जाम के अंदर आया है। अभी पिछले साल सीएचएसएल के अंदर आया था ये कि भाई कौन से मतलब हमारे संविधान के अंदर जो कौन सा पार्ट है जो कि गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। तो कौन से, जो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो डीपीएसपी वो क्या हमारे गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई, इसीलिए बोलने लग रहा हूं। गुड आफ्टरनून भाई, 3-4 दिन से यूट्यूब पे क्लास, 3-4 दिन का तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई। मासूम का मौसम भाई 3-4 दिन कहां पर, कल और परसों 2 ही दिन ही लगी, संडे की छुट्टी होती है, कल मुझे बाहर जाना पड़ गया था बस। शनिवार को तो लगी थी क्लास, पिछला पूरा वीक लगी थी, सोमवार से लेकर शनिवार तक कोई छुट्टी नहीं मारी मैंने तो, सिर्फ अब संडे की छुट्टी होती है और कल मेरे को टाइम नहीं लगा यार। 3-4 दिन देखो वो देखो तो हम इनके वो के बोले कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बात बताना है सर। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में से बड़ा कौन है? आदित्य कुमावत भाई, इस चीज के ऊपर केस भी हुआ था कि डीपीएसपी और जो हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, इनमें से बड़ा कौन सा है? तो कोर्ट ने यही बोला था, दोनों समान पावर के हैं, इनके अंदर से कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, दोनों संविधान के ढांचे को बनाए रखने के लिए जरूरी, जितने जरूरी डीपीएसपी हैं उतने ही जरूरी आपके मौलिक अधिकार भी हैं। ठीक है भाई, पॉलिटी में मेरे से वो पंगा मत लेना, पॉलिटी तो बिल्कुल डीप से, पॉलिटी यार सच्ची बताऊं मेरे को जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है ना जीके के अंदर, पॉलिटी लगता है भाई। पॉलिटी के अंदर भाई चीजें अपने जैसे वास्तविक उससे जुड़ी हुई होती हैं जो हमारे वर्तमान में चलने लगे सरकारों के अंदर। ठीक है, इससे फिर मतलब नई नई चीजें जानने का ही मौका मिलता है। हाँ भाई इस चीज से ये है, इस चीज से ये है। ठीक है, तो इसमें मजा आता है। हिस्ट्री यार वो मर गए, ये राजा ये था, इसका बाबू ये था, मतलब के लेना देना भाई। आप खुद सोच के देखो यार, जो मर गए उनके चक्कर में जो हमारा भूतकाल है उसके चक्कर में हमारे वर्तमान की क्यों ऐसी तैसी करने लग रहे हो भाई? वैसे ही सिलेबस में ऐड कर रखे हैं। हमारे इतिहास पता होना चाहिए, इतिहास 10वीं तक पता लग जाता है, आगे क्यों हमारे गोला लाठी लगाए रखते इतिहास की। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, समाजवादी, उदार और गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। किसको बोला गया है? डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत को ये चीज बोली गई है, इंपॉर्टेंट है भाई, चीजें याद रह जाएंगी। अगली चीज भाई, जो डीपीएसपी यानी जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, ये भाई हमारे कौन से देश के संविधान से लिए गए? मैंने आपको जो कराया था भाई संविधान के सोर्स बताए थे, तो ये मैंने कौन से देश के संविधान से लिए हैं? ये मैंने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं भाई। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिए हैं भाई? संविधान से डीपीएसपी है, ये मैंने कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से। मैं आपको पहले बता चुका हूं नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 36 से 51 के अंदर हमारे डीपीएसपी आते, 12 से 35 के बीच में तो मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हमारे डीपीएसपी आते हैं और आयरलैंड के संविधान से लिए। इतनी चीजें मेरे हिसाब से एक साथी के क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड भाई। सर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए वो कैब करा दो, वो कैब करवा दूं भाई। और बोलो प्रियांशु, बोल सर से तू भी सर जी ग्रुप में वो कैब करवा देंगे भाई। अरे करवा दूं भाई, अब इसने कितनी बार कमेंट करेगा? ठीक है भाई, चलो अब आगे। अब हम लोगों को मेनली करने हैं आर्टिकल्स, अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 36
36 से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 51 तक के सारे याद कराऊंगा, टेंशन ना लो। देखो भाई स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर पहले से, आर्टिकल नंबर 36 भाई, अनुच्छेद किसका छेद, ओ सॉरी कैसा छेद, अनुच्छेद भाई, अनुच्छेद भाई, यानी अनुच्छेद नंबर 36 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो आप लोगों ने एक आर्टिकल नंबर जो 12 था, अनुच्छेद नंबर 12 था, उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी। देखो 12 के अंदर क्या था, मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 12, भाई बाहर आके अपनी डेफिनेशन बता, अपनी परिभाषा दे, भाई तू कौन है, क्या चीज है। हम राज्य को क्या बोलने लग रहे हैं कि भाई बाहर आके अपनी डेफिनेशन दे। तो आर्टिकल नंबर 12 के अंदर क्या, राज्य की परिभाषा मैंने आपको करवाया था, मेरे सबसे एक साथी के याद भी होगा। तो 12 तिया 36, यानी कि 3 टाइम बड़ा आंकड़ा है। 12 से क्या है, 3 गुना बड़ा आंकड़ा है 36। तो 36 के अंदर भी क्या भाई, तू 36 हो चाहे 12 हो चाहे तेरे से 4 गुना बड़ा हो, जो राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा ही रहेगी, ठीक है। हमने राज्य से परिभाषा पूछी, चाहे राज्य छोटा हो, मान लिया ये हरियाणा है 12 छोटा है, इससे 3 गुना बड़ा साइज का मान लिया उत्तर प्रदेश है बड़ा है, तो हम तो फिर भी उससे यही पूछे भाई तेरी परिभाषा दे बाहर आके, ठीक है। तो यानी आर्टिकल नंबर 36 के अंदर भी क्या है, सेम टू सेम आपकी राज्य की परिभाषा दी गई है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 के अंदर दी गई है, एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है, ठीक है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा कौन सी वाली परिभाषा, मतलब डेफिनेशन, डिफाइन किया गया है, कौन सी वाली परिभाषा, जो कि आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है भाई, ठीक है भाई। यानी जो डेफिनेशन हमने राज्य में, एक राज्य के अंदर क्या हो, एक राज्य के अंदर संसद होगी, कोर्ट होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति जी होंगे, इस टाइप से जो मैंने एक राज्य की डेफिनेशन नहीं बताई थी मैंने आपको, वही सेम टू सेम डेफिनेशन आपको आर्टिकल नंबर 36 के अंदर देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर के अंदर भी ये 2 से 3 बार पूछ रखा है कि जो चीज आर्टिकल नंबर 12 में वो सेम टू सेम और कौन से अनुच्छेद के अंदर देखने को मिलती है, तो वो सेम टू सेम चीज हमें अनुच्छेद नंबर 36 के अंदर याद कैसे रखो, 12 या 36, यानी उससे अगर हम लोग 3 गुना बड़ा साइज का राज्य ले लेंगे तो उससे भी हम लोग वही डेफिनेशन पूछे, भाई तेरी डेफिनेशन बता, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 36 क्लियर है मेरे हिसाब से हर एक साथी के। सर एनवीएस लाइव अटेंडेंट पेपर लीक पर, भाई मेरे को नहीं पता भाई पेपर लीक हुआ भी या नहीं हुआ, खाम का वीडियो बड़ा। नितिन कुमार 20 रुपया गुप्त दान सबसे बड़ा दान। हाँ पीवाईक्यू की क्लास लेंगे भाई आज, एनटीपीसी लेना टेंशन लो, ठीक है, चीजें क्लियर है ना। अब आगे चले, 36 के बारे में सिर्फ इतना याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट, तभी मैंने आपको करवाया, पहले बताने लग रहा हूं। अगला हमारा अनुच्छेद नंबर 37 भाई, सारे याद करवा दो, तुम टेंशन ही ना लो। अनुच्छेद नंबर 37 भाई, 37 के अंदर हमें किस चीज का जिक्र देखने को मिलता है 37 के अंदर भाई, उसके अंदर हमें यह चीज लिखी हुई है कि ये जितने भी हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये नॉन जस्टिएबल है। नॉन जस्टिएबल का मतलब है भाई वाद योग्य नहीं है या फिर अपरिवर्तनीय है, मतलब कि कोर्ट के अंदर हम इनको चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंदर क्या लिखा हुआ था भाई, ये वाद योग्य है, यानी जस्टिएबल, यानी हम इसको है कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट इसको बदल भी सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे डीपीएसपी हैं ये क्या हमारे नॉन जस्टिएबल, यानी कि अवाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, इनको हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दे आर नॉन जस्टिएबल, नॉन जस्टिएबल, हिंदी में बोले तो ये वाद योग्य नहीं है भाई, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब तो समझ गए ना भाई, इनको कोर्ट में चैलेंज हम लोग नहीं कर सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते भाई। अब जैसे नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर क्या चीज दे रखी है भाई, ये चीज दे रखी है कि राज्य को क्या है भाई, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। अब आप कोर्ट के अंदर ये थोड़े ना जाके कह सकते हो राज्य में नौकरी नहीं देने लग रहा, नहीं कह सकते भाई, ठीक है। मतलब इसके अंदर जितने भी आर्टिकल आपको दिए मिलेंगे ना 36 से लेके 51 के बीच में, ये वो आर्टिकल है कि भाई हाँ राज्य को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब ये नहीं होता आप लोगों को ये बोला जाता है कि आपको हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, हमने बोला कि हाँ भाई ये सिद्धांत है समाज का, आपको इज्जत करनी चाहिए। अब इज्जत करो ना करो वो तो आपके हाथ में है ना, वही सेम टू सेम चीज है भाई, राज्य को है इन चीजों को ध्यान में रख के नियम बनाने चाहिए।
अब वो राज्य की मर्जी, राज्य बनाए या ना बनाए, आप कोर्ट के अंदर चैलेंज उस चीज को नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आर्टिकल नंबर 37, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा, फील लाइक ए हेवन। ठीक है, 37 फील लाइक ए हेवन। हेवन का मतलब क्या था, स्वर्ग। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है, स्वर्ग जैसा फील करने लगे ना कि वाओ, हमको कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, हम तो स्वर्ग के अंदर आ गए, राजा जैसा जीवन जीने लग रहे हैं। यही तो राजा की क्वालिटी है सर, कि आप कुछ भी अड़ंग बड़ंग करते जाने लग रहे हो और कोई आपको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता सर। यही तो एक राजा की क्वालिटी है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 37 समझ में आया। 37 फील लाइक ए हेवन। डीपीएसपी क्या बोलने लग रहे हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, कि अब हमको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर। चीजें क्लियर है? यस। ठीक है, वेरी गुड भाई, इतनी चीजें क्लियर होगी मेरे साथ, दोनों के दोनों आर्टिकल क्लियर। अब कुछ एक वर्डिंग है जो कि आपको याद रखनी है डीपीएसपी से रिलेटेड ही। ठीक है, जो हमारे डीपीएसपी हैं यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको भाई नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? एग्जाम के अंदर आ सकता है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया। डीपीएसपी को यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, समझ तो जाओगे ना भाई ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, डीपीएसपी को भाई नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, संविधान का नोवल फीचर है, वो किसने बोला था डीपीएसपी को? तो किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या है, डीपीएसपी को भाई संविधान का नोवल फीचर बोला गया। जैसे मैंने आपको नहीं बताया था संविधान का आईडी कार्ड किसने बताया है, उसको हमारी जो फ्रंट पेज था, प्री पेज था, ठीक है, याद आए? पलकी वाला, रैन के पलकी वाला मैंने पढ़े थे, उसी टाइप से ये भी एग्जाम के अंदर आता है भाई। डीपीएसपी को नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या भाई डीपीएसपी को नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला। भाई हमारे संविधान का क्या है, बड़ा ही नोवल, यानी कि ये समझो जैसे नोवल नहीं होती जिसके अंदर पूरी कहानी सी होती है, इस टाइप से हमारे संविधान का एक फीचर यानी कि एक खास चीज है भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं? दूसरी चीज, डीपीएसपी को संविधान का विवेक या संविधान की समझ किसने बोला? डीपीएसपी को संविधान का विवेक, विवेक का मतलब होता है समझ। भाई तुम्हारे में समझ कितनी, विवेक का मतलब समझ, बोला। किसने बोला भाई? डीपीएसपी को संविधान का विवेक है यानी समझ है, वो किसके द्वारा बोला गया? ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो ये बोला था ग्रेनविल ऑस्टिन ने भाई। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन नहीं, ऑस्टिन आएगा, ऑस्टिन। याद कैसे रखोगे? याद आप ऐसे रखो, ग्रेनविल, विल के अंदर क्या है? ग्रेनविल के अंदर विल, विल का मतलब होता है इच्छा। मेरी विल तो ये है, मेरी इच्छा तो ये है। ठीक है, संविधान का विवेक यानी समझ। भाई तेरे एक बात समझ में नहीं आने लग रही कि मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा ये, ऐसे करने से इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती दिन रात। ठीक है, तो यानी यही चीज दे रखी, यानी संविधान का विवेक यानी समझ। किसने बोला कि भाई तू समझदार बन, विल विल करने से इच्छा पूरी नहीं हो, यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भीमराव अंबेडकर आपके डायरेक्ट याद रह जाएगा क्योंकि इन्होंने पूरी पूरी संविधान रूपी नोवेल लिखने का काम किया है। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो भाई। चीजें समझ में आया नहीं आया बताओ भाई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? यस। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए भाई, यूपी पुलिस की तैयारी अगर देखो भाई, स्पेशल यूपी पुलिस का कोई बैच नहीं निकाल रखा। अगर आपको मैथ, रीजनिंग और जीके करनी है तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला बैच ले सकते हो भाई, वहां से आपकी यूपी पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी। बस यूपी जीके हुआ आपको अलग से करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें यहीं पर करवा जाएगी। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी भी आपको करवा देंगे। ठीक है, चल बैच कहां से मिले? बैच देखो भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा भाई प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर जैसे ही आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो जैसे ये क्लासेस चलती है सारी, आपको पता प्राइवेट हो जाती हैं, ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर फ्री रहती है। ये क्लासेस होगी मैथ, रीजनिंग वगैरह वगैरह, जो भी चीज की 3 टाइप के बैच मिले आपको। एक तो कंप्लीट जीके का, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का, दोनों का कॉमन बैच है। जोन सा लेना चाहो आप, जिसकी तैयारी करने लग रहे आप वो वाला ले सकते हो। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलेगी। 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। सैंपल आप देखने लग रहे हो कैसी पढ़ाई चलने लग
लग रही है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई भाई। ये दोनों की दोनों वर्डिंग किसके द्वारा बोली गई थी, प्रीवियस ईयर के अंदर इनको पूछा गया भाई। इसके अलावा डीपीएसपी को भाई निर्देशों का साधन भी बोला गया था। ये किसके मतलब ये चीज हमने कहां से उठाई है कि भाई डीपीएसपी को निर्देशों का हम लोग साधन भी बोल सकते हैं। तो ये चीज भाई हमने जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था ना 1935 के अंदर, वहां से उठाई है भाई। ठीक है, डीपीएसपी को निर्देशों का साधन, निर्देश का मतलब समझ गए, यानी ऑर्डर जो हम लोग देते हैं, निर्देशों का साधन बोलेंगे। यानी भाई जो ऑर्डर देते हैं ऐसा हम लोग साधन, भाई जो राज्यों को ऑर्डर देने लग रहे हैं ना कि भाई ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रावधान कहां से लिया, तो ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, जहां से हमारा जैसे मतलब हमारे संविधान का मैक्सिमम पार्ट यहीं से तो उठाया हमने, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो यहीं से हमने क्या लिया है, ये जो सिद्धांत है भाई निर्देशों का साधन बोलेंगे, ये वर्डिंग भी हमने कहां से ली, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई भाई। आर्टिकल नंबर 36, 12 36 यानी 3 गुना बड़ा साइज है। फिर क्या हुआ, 12 के बड़ी डेफिनेशन दे। 37 फील लाइक ए हेवन, हमको कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, 37 हो गए। ये 3 वर्डिंग आपको याद रखनी है। अब आगे चलूं, इतनी दिमाग के अंदर घुस गई, यस। और इसके अलावा डीपीएसपी किस चीज को निर्धारित करने का काम करते हैं, डीपीएसपी के बारे में 2-3 तथ्य और आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे भाई। यह मेनली जो हमारा लोक कल्याण है, लोक कल्याण का मतलब जो आम नागरिक हैं उनके कल्याण की भावनाएं, मतलब उनके लिए अच्छा काम हो। ठीक है, आपका मतलब कि ये समझो राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करना, इन चीजों के अंदर भी क्या है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस चीज के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह राज्यों के कर्तव्यों का निर्धारण, राज्यों के कर्तव्यों का निर्धारण। ठीक है, प्लस जो भी हमारा लोक कल्याण है, लोक कल्याण का मतलब यानी आम जनता की भलाई होनी चाहिए। भाई डीपीएसपी के अंदर क्या दे रखा है, भाई जो भी हमारा राज्य कोई भी स्टेट है, भाई उसके क्या उसके कर्तव्य है, भाई उसके जनता के प्रति क्या कर्तव्य है। दूसरी चीज हमारी लोक कल्याण, भाई मतलब कि भाई वो लोगों का कल्याण कैसे कर सकता है, यानी लोक कल्याण की बात करते हैं, बात करते हैं। कौन करते हैं बातें, हमारी डीपीएसपीओ क्या करते हैं, राज्यों के कर्तव्यों का निर्धारण, भाई राज्य के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, इसके अलावा उसको लोगों का कल्याण कैसे करना चाहिए, इस चीज की बातें कौन करते हैं, डीपीएसपी जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो इन चीजों की बातें करते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक और आर्थिक जो आपका लोकतंत्र है उसकी बात भी करते हैं। ठीक है, वो लिखने की जरूरत है, बस इतना ही, मतलब ये चीज याद रखना। अब हम लोग आते हैं, देखो हमारा आर्टिकल नंबर 2 हो चुके, 36 हो चुके, 37 हो चुके। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 38 के ऊपर, अनुच्छेद। कौन सा छेद, अनुच्छेद नंबर भाई 38 पे आते हैं भाई। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, अब हम यहां पर पढ़ेंगे। अब सारे आर्टिकल अब बीच में और ये ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, सारे आर्टिकल हैं ये रटे अब आपको। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 38 के अंदर क्या है भाई, यह राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। क्या है, यह राज्यों को लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, इस लाइन का मतलब समझे भाई, जो भी हमारे जितने भी स्टेट हैं वो उनको लोक कल्याण का बढ़ावा देना चाहिए, यानी जो आम जनता है, लोक का मतलब लोग, जो आम लोग हैं उनका कल्याण, यानी जिसमें उनका बेनिफिट हो, भाई ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए क्या है, ये अधिकृत करता है राज्यों को, क्या है, लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, प्लस सामाजिक व्यवस्था को, समाज के एक प्रॉपर एक व्यवस्था बनी रहे, भाई कोई भी ऐसे नहीं भाई कोई किसी को पेल जाए, कोई किसी का अधिकारों का हनन करने लग रहा है, इस चीज को भी। ठीक है, यानी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। अधिकृत का मतलब उनको मतलब कंपल्सन करता है कि भाई तुम ये काम करो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38 आया समझ में, देखो 38 के अंदर क्या, 38 का मतलब क्या, अड़ना। भाई तेरे को अड़ना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसे अड़ जा बीच में, ऐसे बाधा बन के खड़ा हो जा कि नहीं भाई पहले जनता की भलाई करो। भाई इस लाइन का मतलब समझे, इस लाइन का मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 38 क्या बोलता है कि प्रत्येक स्टेट को, प्रत्येक राज्य को क्या है, उसके क्षेत्र के अंदर, यानी जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो अब उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट उसको क्या है, वहां की जो जनता, उस जनता की भलाई के लिए क्या है, हमेशा काम करना चाहिए। ये हमारा जो राज्य होगा, यानी जो भी सरकार होगी, उसका पहला कर्तव्य होगा। यही चीज इसके अंदर रखी भाई, यह राज्य को क्या, लोक कल्याण को बढ़ावा देना, यानी आपको जनता कल्याण करना है, प्लस सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना है। इसके लिए क्या राज्य को अधिकृत करता है, यानी कंपल्सन करता है कि हाँ भाई आपको ये काम करने ही करने पड़ेंगे। चीजें समझ में आई? आर्टिकल नंबर 38 का अर्थ अड़ना, ठीक है, अड़ गया संविधान, संविधान ऐसे बोला, कानून की बुक ऐसे बोली, भाई राज्य तेरे को ये काम तो करने पड़ेंगे भाई, ठीक है, जनता की भलाई तो तुझे करनी पड़ेगी, सामाजिक व्यवस्था को भी तुझे सुरक्षित करना पड़ेगा, एक राज्य के ये कर्तव्य तो है ही है। तो ये चीजें हमारी किसके अंदर थी, आर्टिकल नंबर 38 के अंदर। भाई सर जी आरआरबी ग्रुप डी बैच में मेंटरशिप डाल देंगे भाई, डाल तो रखी थी, शो नहीं होने लग रही क्या? सर हाँ सारी चीज करवाऊंगा भाई, हिस्ट्री भी करवाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो तुम, हिस्ट्री भी करवाएंगे, ज्योग्राफी भी करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे, आप बस पढ़ते रहो। हाँ ठीक है भाई, अब ये चीजें क्लियर है ना। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 39 के ऊपर, ये थोड़ा बड़ा है, आर्टिकल नंबर 39। इसके अंदर भाई आपके 6 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। भाई कितने पार्ट इसके, जैसे 39वें का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ऐसे ए बी सी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट और हमारा 6ठा पार्ट। इसके हमको 6 पार्ट देखने को मिलते हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या, निंजा टेक्निक, LDC PHC, ये याद रख लेना। क्या ट्रिक है हमारी, LDC PHC, LDC PHC, LDC PHC, LDC PHC, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। इसको याद कैसे रखो आपको बताता हूं। पहले नंबर पे L फॉर, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, L फॉर लाइवलीहुड, ठीक है L फॉर हमारा क्या हो गया, लाइवलीहुड हो गया हमारा। L फॉर लाइवलीहुड का मतलब क्या हो गया, जीवन यापन, ठीक है, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त आजीविका के साधन राज्य को प्रोवाइड करवाने चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, लाइवलीहुड का मतलब आपको तो जीवन यापन करना है। क्या है इसका मतलब हमारा, पुरुषों या स्त्रियों को पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना। भाई साधन उपलब्ध करवाना, ठीक है, चीजें क्लियर है भाई। यानी जो भी पुरुष हो गया स्त्री हो गया आपके राज्य के अंदर, उसको प्रॉपर काम करने के लिए या फिर उसका जीवन यापन करने के लिए आपको चीजें उपलब्ध करवानी पड़ेगी। मान लिया प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी जॉब नहीं बची, ठीक है, अब लोगों को तो जीवन यापन करना है, तो आपको या तो उसको रेडी लगाने के लिए जगह दो, ठीक है, या फिर उसको आप सरकारी नौकरी दोगे, कुछ भी दो, लेकिन हर एक नागरिक को क्या है भाई, आपको उसकी आजीविका यानी उसका जीवन यापन अच्छे से चल पड़े, वो चीजें आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। आपको ये नहीं बोलने लग रहे आप उसको घर बैठे अनाज दो, लेकिन आप उसको क्या है भाई नॉर्मल काम दो ताकि वो काम कर पाए। ठीक है, तो ये एल से बन गया लाइवलीहुड। भाई चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, डी से क्या बन गया, डी से बन गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चीजें बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है आर्टिकल नंबर 39 में के बी पार्ट के अंदर क्या है, जो भी लाइन लिखूंगा वो हमारे क्या है बी पार्ट के अंदर है। ठीक है, तो समाज के जितने भी भौतिक संसाधन है भाई, उनको उचित तरीके से उनका वितरण करना चाहिए। भौतिक का मतलब समझ गए, भौतिक का मतलब हो गया जैसे पानी है, हवा है, कोई मान लिया कोयला है, कुछ भी लगा लो, बिजली है, कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं इनको उचित रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर अमीर लोग रहते तो यहां पर 24 घंटे बिजली रहेगी, यहां पर गरीब लोग रहते तो यहां पर पूरे दिन में ही 2 घंटे बिजली, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह आपकी जो बिजली है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, आपका इक्वली होना चाहिए। यानी क्या है, क्या लिखोगे हमारा, समाज के भौतिक, भौतिक का मतलब जो भी हमारी फिजिकल चीजें हैं, भौतिक वस्तुओं का, समाज की जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनका क्या है
समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, समान तरीके से बंटवारा, ठीक है, मतलब इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये नहीं किसी को ज्यादा दे दी किसी को कम दे दी भाई, ठीक है। सी फॉर सी फॉर कैट, ठीक है। सी फॉर हो गया सेंट्रलाइजेशन भाई, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? केंद्रीकृत करना भाई, चीजों को केंद्रीकृत करना, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन करना। यानी कि जैसे मान लिया किसी कोई इनकम है, कोई उत्पादन करने लग रहे हैं, यानी कोई बिजनेस खोल रहे, मतलब फैक्ट्री में जैसे कागज बन गया या कुछ भी बन गया, ठीक है। आय एवं उत्पादन के संसाधनों का क्या है? अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। मतलब समझाऊं, जैसे मान लिया कोई भी इनकम का सोर्स है, जैसे मान लिया भाई रेलवे डिपार्टमेंट है या पेट्रोल पंप है, कुछ भी मान लो, इनकम का सोर्स है। दारू के ठेके, ये भी इनकम का सोर्स है। अगर आप इसको अहितकारी, इसका केंद्रीकरण कर लें, अहितकारी केंद्रीकरण का मतलब समझ गए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप ये सारी की सारी चीजें देने लग रहे हो, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने लग रहे, तो वो क्या है भाई, उस चीज के ऊपर भी रोक लगाता है आर्टिकल नंबर 39 का सी पार्ट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ गए? सेंट्रलाइजेशन का मतलब केंद्रीकरण, यानी आप हर एक चीज को एक ही जगह केंद्रीकरण करने लग रहे हो, एक ही व्यक्ति को सारी चीजें देने लग रहे हो, तो वो चीज हमारी क्या है? गलत हो गई, ठीक है। क्या है हमारा? आय एवं, आय या आय का मतलब इनकम या फिर उत्पादन के साधनों, यानी सोर्स हो गए, साधनों का केंद्रीकरण, यानी सेंट्रलाइजेशन किसी एक ही व्यक्ति को देना, केंद्रीकरण निषेध, निषेध का मतलब हो गया बैन, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे इनकम और उत्पादन के जो भी सोर्स हैं, उनको किसी एक व्यक्ति को देना क्या है, उसके ऊपर ये बैन लगाता है भाई। चीजें समझ में आई? पी फॉर पुची पुची, पी फॉर पे, ठीक है, पी फॉर पे। पे का मतलब जो भी आपको सैलरी दी जाती है उसको पे बोलते हैं, ठीक है। स्त्रियों और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान हमको देखने को मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 39 भी कई बार लिखा जाता है, कई बार 39वें का चौथा पार्ट, मतलब पार्ट लिखा जाता है 39वें का ए पार्ट, बी पार्ट, ए बी सी डी 1 2 3 4, ये तो एडजस्ट कर लोगे ना कौन से पार्ट के अंदर है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एलडीसी पीएचसी अगर याद है तो पी से यानी ये समझ लो एलडीसी 3, पी चौथे नंबर पे, ऐसे याद रखना पड़ेगा। देखो एल से लाइवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए चीजें, डी से डिस्ट्रीब्यूशन चीजों का समान बंटवारा, अरे ऑप्शन आएंगे पूरे पूरे लिखे, आपको सिर्फ एक हिंट से डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारे की बात होने लग रही है, तो बी वाला पार्ट है। सी से सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण की बात है, पी से पेमेंट की बात है, यानी पेमेंट वाली चीजें भाई पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, यानी पेमेंट वाली चीजें चौथे पार्ट के अंदर, इस तरीके से याद रखना है। महाकाल का कमेंट है, गुड आफ्टरनून सर, एनवीएस के एग्जाम में जिक्के पूरी आपकी पढ़ाई हुई आई थी, मजे आ गए सर, थैंक यू फॉर सपोर्ट। ओके भाई वेलकम, ठीक है। तो पे से क्या बन गया हमारे पास? पेमेंट, यानी कि स्त्रियों और पुरुषों को भाई, स्त्रियों और पुरुषों को समान काम के लिए यानी इक्वल काम के लिए क्या है? समान वेतन मिलेगा भाई, यानी इक्वल पेमेंट मिलेगी इक्वल काम के लिए भाई, ठीक है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष, ये नहीं भाई ये महिला है आप इससे भी वही काम करवाने लग रहे हो, इसको कम देने लग रहे हो, और कोई पुरुष है आप उससे ये काम करवाने उसको ज्यादा देने लग रहे हो। लेकिन आजकल तो उल्टा होता है, महिला को पेमेंट ज्यादा मिलती है, पुरुष को कम मिलती है। अगर सुंदर महिला है तो उसको पेमेंट और भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। पुरुष को तो बेचारे को ऐसे कर, निकल यहां से, पेमेंट फालतू मांगेगा, कल से तेरी नौकरी बंद, आ मत जाना इधर, टांगे तोड़वा दूंगा, ठीक है। देखो भाई एच पर हो गया हेल्थ, एच से क्या हो गया आपका? हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या हो गया? हेल्थ का मतलब हो गया भाई आपका स्वास्थ्य, ठीक है। यानी सभी को ये समझो प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। प्रतिकूल का मतलब समझते हो, यानी जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे रोजगार या ऐसे बिजनेस में लोगों को जाने से, जैसे मान लिया भाई कोई ऐसी फैक्ट्री जो बहुत ज्यादा मतलब गंदे केमिकल रिलीज करती है, तो ऐसे फैक्ट्री के अंदर लोगों को काम में जाने से रोकना ये सरकार का कर्तव्य है, ठीक है। तो क्या है हमारा? सभी को क्या है? प्रतिकूल रोजगार में जाने से रोकना भाई, सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को। प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया भाई? जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, प्रतिकूल रोजगार में जाने से रोकना भाई, ठीक है भाई। चीजें क्लियर? एच हो गया हेल्थ।
लास्ट वाला जो सी है इसका मतलब होता है चिल्ड्रन भाई। इसका क्या मतलब आपका? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब हो गया बच्चे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर है भाई हमारा भाई बच्चों का गरिमा के साथ विकास एवं उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना, ठीक है। अब जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो राजी हो गए भाई गरिमा के साथ हमारा विकास होगा। गरिमा लड़की नहीं है नीच प्राणियों, गरिमा का मतलब है भाई उनकी अच्छी इज्जत के साथ उनका विकास करवाना, ठीक है। कलीमा के साथ विकास, राजी हो गए याद दे तो ओ भाई गरिमा और मेरा एक साथ विकास होगा। हाँ होगा, आजा करूंगा तुम्हारा दोनों का विकास, ठीक है। यानी कि बच्चों सी से चिल्ड्रन, बच्चों की बात होगी तो लास्ट वाला सी वाला चिल्ड्रन बच्चों वाला, ये वाला सी सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। बच्चों का गरिमा के साथ विकास। कभी तुम सोच गए हो भाई मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है गरिमा है और उसको बच्चे दे दूंगा, वो बच्चों का विकास कर देगी, पत्नी के साथ मैं घूमता रहूंगा फिर है ठीक है। गरिमा के साथ विकास एवं शोषण से बचाना भाई, शोषण से बचाना भाई। तो ये है भाई हमारे आर्टिकल नंबर 39 के 6 पार्ट जो कि आपके याद होने चाहिए। एग्जामिनर 6 के 6 पूछता है, सिम एक को भी आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते भाई। एग्जाम के अंदर आते याद रखना एलडीसी, एलडी से बन गया एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, पीएचसी से फटा हुआ हाई क्लर्क, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो तो 6 के 6 याद हो जाएंगे। एल से लाइवलीहुड, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, सी से सेंट्रलाइजेशन, पी से पे, एच से हेल्थ और सी से चिल्ड्रन, सारे के सारे याद होने चाहिए। एग्जामिनर पूछता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेमेंट वाला, ये पक्का पूछता है भाई, ठीक है। आर्टिकल नंबर 38 39 दोनों क्लियर। आगे आ जाए 40 के ऊपर जी आ जाओ, लेकिन उससे पहले 39वें का ए पार्ट और भी है, उसको कौन करे? तो नॉर्मल 39 के अंदर है, अब 39वें का अलग से ए पार्ट है। तो ये तो 39वें का 1 2 3 4 इस हिसाब से एक 39वें का अब ए पार्ट है, अलग से एक ए पार्ट है, ठीक है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे भाई। अब हमारा कौन सा गया भाई? आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 39A भाई। अनुच्छेद नंबर कौन सा छेद? अनुच्छेद 39 का ए पार्ट अलग से, ये अलग है, ये ABCD है तो छोटा ए है, ठीक है। और ये वाला हमारा बड़ा ए है, ये अलग है भाई। तो 39वें का ए पार्ट क्या बोलता है भाई? हमारा समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ठीक है। मतलब कि लोगों को भाई, मतलब ये ना हो भाई जैसे मान लिया एक व्यक्ति तो इतना अमीर है कि वो महंगे से महंगा वकील करके बैठे, एक व्यक्ति इतना गरीब है कि वो एक वकील की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉर्मल वकील की भी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, यानी लोगों को समान आपको अवसर प्रदान करने पड़ेंगे न्याय के लिए। जैसे ये रूल है हमारे भारतीय संविधान के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति है उसके पास अगर वकील के पैसे नहीं है, वकील को अगर देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, या तो वो अपनी वकालत खुद कर सकता है या फिर सरकार का कर्तव्य है सरकार उसको सरकारी वकील प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। वो वकील उसका केस लड़ेगा। तो इस हिसाब से होता है, ठीक है। यानी क्या चीज दे रखी है हमने 39वें के ए पार्ट के अंदर भाई? आपको क्या है? समान अवसर के आधार पर न्याय मिलेगा, निःशुल्क आपको कानूनी सहायता मिलेगी। आपको पुलिस स्टेशन के अंदर केस दर्ज कराने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, आपको फ्री में सहायता मिलेगी। ये सिर्फ संविधान के अंदर, कानून की बुक के अंदर है, वास्तविकता इससे बहुत दूर दूर परे परे है, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताता हूं हालात ऐसे हैं कि कुछ जैसे बच्चे, कोई बच्चा विदेश आना चाहता है पढ़ाई के लिए और उसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब उसके अंदर ये क्लियर किया जाता है कि हाँ भाई इस बच्चे के ऊपर कोई केस नहीं है, कोई कानूनी प्रक्रिया के अंदर ये लिप्त नहीं है, ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन करने पुलिस वाले उसके ऊपर साइन मार के देते, थाना इंचार्ज जो भी होता है आपका, ठीक है, उस चीज़ के भी पैसे लेते हैं। मेरा एक दोस्त था और वो गया हुआ था, बताने लग रहा था गाँव के थाने के अंदर, तो उसको साइन मरवाने थे। तो ऐसे बोला भाई सेवा पानी कह दोगे, सेवा पानी बोलने लूँगा, सेवा पानी कह दोगे भाई? तो ऐसे बोला भाई सेवा पानी किस चीज़ की? बोले विदेश में जान लग रहा है कि मैं तो सेवा पानी दे साइन करके देवाएं तेरे लगे। तो उन्होंने बोला कितने देवांगा? बोला 1000 का तो दे। बोला देखिए को जो माता बोला अंकल 1000 तो को नहीं, कितने हैं? बोले 300 है। ला 300 ही दे दे 300 बिक गया, बस इतना ही जमीर था, ठीक है। तो यानी कि भाई इस टाइप से जो है भाई ये मतलब कि ये कानून की किताब के अंदर तो लिख रखा है कि फ्री न्याय मिलेगा, लेकिन वो किताब के अंदर ही वास्तविकता इससे दूर दूर है, कोई फ्री में न्याय नहीं मिलता। सच बताने लगे रहा हूं भाई, सारा मामला पैसे से सेटल होता है, सारा का सारा A to Z। कुछ सेटल कर लो, कुछ भी। अगर मामला ज्यादा ही हाईलाइट के अंदर आ जाता है, जनता का विरोध देखने को मिलता है जिससे सरकार को ये लगे हमारी इमेज खराब हो सकती है, तब भले ही
थोड़ा बहुत चीजें न्याय के लिए चली जाती हैं। बाकी अगर ये दिखे ना भाई कि मतलब मामला अगर हाईलाइट में नहीं आए तो सब सेटल हो जाता है भाई, सब A to Z सब, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। कोई चालान काटे, चालान कटने लग रहा है 5,000 का, लाइसेंस नहीं है, RC नहीं है, 500 का पकड़ा है जो एडजस्ट। ये तो भाई ये तो समझो भगवान ने फरिश्ते भेजे हमारे लिए। सरकार को 5,000 देते, इन्होंने 500 में काम एडजस्ट कर दिया, 4500 तो बच गए। ये सोचो फरिश्ते हैं भाई ये तो, आप ही लोग गलत सोचते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं भाई ये। 39वें के ए पार्ट के अंदर क्या है हमारा, समान अवसर। तुम भी आगे भविष्य में पुलिस में लगना, फिर ऐसे ही काम करना, तभी तो देश का विकास होगा। क्या है भाई हमारा, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ठीक है। पहली चीज तो ये होती है आर्टिकल नंबर 39 के अंदर। दूसरी चीज क्या है हमारा, निःशुल्क कानूनी सहायता। कानूनी सहायता मतलब जो कानूनी सहायता मिलेगी वो आपको निःशुल्क मिलेगी, आपसे उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ कानून की किताब के अंदर मैं फिर बताने लगे, वास्तविकता इससे दूर दूर मतलब कोसों कोसों दूर है भाई, ठीक है। गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े, ये भी बहुत दूर दूर वास्तविकता इससे। गरीब व्यक्ति को तो अन्याय मिलता है, अन्याय का शिकार ना होना पड़े, शिकार न होना पड़े, ठीक है भाई। तो ये तीन चीज लिख रखी है इसका अंदर, मतलब मोटा मोटा मतलब एक ही है कि सभी को क्या है, फ्री में न्याय मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 39 फ्री में न्याय मिलेगा, इक्वली न्याय मिलेगा। ये नहीं भाई वो अमीर आदमी तो उसको प्रॉपर सारी सुविधा मिलने लगे, गरीब को जज के सामने खड़ा होने की भी सुविधा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से ये कोई भी चीजें नहीं होंगी, इक्वली न्याय मिलेगा, सारी चीजें इक्वली होंगी हमारी भाई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे अनुच्छेद नंबर 40 के ऊपर, आर्टिकल नंबर 40 के ऊपर भाई। अनुच्छेद नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40 आ जाओ भाई। 39A तक क्लियर हो गया भाई, 36, 37, 38, 39, 39A। और अब हम लोग आगे 40 के ऊपर भाई। 40 के अंदर क्या भाई, ग्राम पंचायतों का गठन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। CGL 2023-24 दोनों के अंदर आया है कौन सा, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। याद कैसे रखो, याद आप सिंपल तरीके से रख दो। चाली, चाली का उल्टा बन गया जाली। जाली का मतलब क्या होता है, फेक बंदा। आपने सुना जाली नोट पकड़े गए हैं पुलिस के द्वारा, यानी फेक नोट पकड़े गए हैं, ठीक है। यानी चाली का उल्टा बन गया जाली। और गांव के जो लोग होते हैं क्या है, कभी भी जाली यानी कि फेक नहीं होते। आपको गांव के अंदर जितने भी नागरिक देखने को मिलेंगे वो दिल के सच्चे देखने को मिलेंगे आपको, मतलब उनके अंदर आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी मुंह पे कुछ और है, अंदर फ्रॉड चल। जैसे शहर के अंदर आपको अक्सर ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम लोग बोलने लगे, सारे नहीं, मैक्सिमम लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो मुंह पे तो कुछ और कि हाँ भाई ओ भाई बहुत बढ़िया भाई, आपसे मिलके बहुत, पीछे गाली सुसराज है रोज परी की चाह पीने, बहुत बढ़िया टपा रहे ना कुकर जाओगा, ठीक है। मतलब इस तरीके का व्यवहार, यानी जाले का मतलब फेक पर्सनालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी कहां पर, गांव के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन, गांव के अंदर नहीं मिलेगा कोई भी व्यक्ति फेक आपको भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। राजस्थान गौर, रजनीश गौर नाम से आया है, सर जी मेरा राजस्थान SI में सिलेक्शन हो गया है, आपकी कृपया से आपसे मिलना चाहता हूं, धन्यवाद देने है सर जी आपको। रजनीश गौर भाई, उसके ऊपर टेलीग्राम आईडी के ऊपर कॉन्टेक्ट करें। टेलीग्राम आईडी है @MOHTTPUNIA, ठीक, ये है टेलीग्राम आईडी भाई, इधर कॉन्टेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। टेलीग्राम है ये, इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम। ओके भाई। ठेका शराब देसी, ठेका शराब देसी माल्टा मस्ती सबसे सस्ती, यस। और कहां डूबेगी फिर आपकी कश्ती। रोजी साइड में बैठी लाइब्रेरी में नो क्यों आशा है।
सर हरियाणा सरकार यूट्यूब चैनल पर बैन लगा सकती है अमित शरण भाई, ये उनके ऊपर है भाई। जैसे आज सीएम साहब ने हरियाणा के अंदर आदेश दिया है कि भाई अगर आपको मतलब कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल दिखे भाई जिसके पाकिस्तान से रिलेशन हो सकते हैं या पाकिस्तानी कंटेंट डालता है, पाकिस्तान के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, मतलब कुछ भी रिलेटेड टू पाकिस्तान अगर करता है तो उसके चैनल को बैन कर दिया जाए। मतलब आपको कोई भी ऐसी चीज लगे ना, पुलिस को फ्री हैंड कराया है कि भाई कोई भी ऐसा यूट्यूबर है या यूट्यूब चैनल है जो पाकिस्तान के बारे में चीजें देने लग रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग रहा है, जो भी मतलब उससे रिलेटेड चीजें करता है। जैसे अभी आपको पता भी होगा, मेरे हिसाब से सभी ने पढ़ भी लिया न्यूज़पेपर, हरियाणा के अंदर से एक यूट्यूबर पकड़ी गई है जिसके करीबन 30 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे और वो मतलब कि पाकिस्तानी ISI की एजेंट थी भाई। वो वहाँ से मतलब करोड़ों में उसके पास पैसे आते थे और फिर वो वहाँ अपने देश से मतलब सेना की चीज़ें हैं वो लीक करके उधर भेजती थी। तो फिर अभी CM साहब ने बोला भाई ऐसे कोई भी यूट्यूबर दिखे आपको, कोई भी यूट्यूब चैनल दिखे तो उसको बैन कर दो, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें बोल रही हैं, सभी के बैन नहीं होंगे, ऐसे थोड़े ना महारथियों, पूरी खबर पढ़ा करो, ठीक है। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा अनुच्छेद नंबर 41 भाई, अनुच्छेद नंबर 41 में आर्टिकल नंबर 41, इसके अंदर हमारा किस चीज का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 41 के अंदर भाई? 41 के अंदर हमारे चीज है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। लिखो भाई क्या हमारा, कुछ मामलों में काम, शिक्षा, भाई कुछ मामले हैं यानी कोई भी केस हो गया उसके अंदर क्या है, काम हो गया आपको, शिक्षा होगी और सार्वजनिक सहायता का आपको अधिकार है। सहायता का अधिकार यानी क्या चीज दे रखी है आपको समझाता हूं भाई। कोई भी राज्य हुआ, कोई भी हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी नागरिक रहेंगे उनको क्या है, एक तो काम करने का अधिकार है, उनको शिक्षा का पूरा अधिकार है और उनको सार्वजनिक सहायता, मतलब कि मान लो कोई व्यक्ति सड़क के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी हेल्प करने की भी उसको क्या पूरी पूरी छूट है। अनुच्छेद नंबर 41 याद कर दो। 41 से क्या बढ़िया, इकतालीम, इकताली का मतलब हो गया इकतालीम, तालीम का मतलब हो गया सीख, उर्दू भाषा का शब्द है तालीम, सीख। भाई मैं तेरे को एक तालीम यानी एक सीख देना चाहता हूं कि भाई तेरे को क्या है, काम करने का पूरा अधिकार, कोई तेरे को काम करने से नहीं रोक सकता, सही काम, गलत काम नहीं, सही काम, ठीक है। तेरे को शिक्षा का पूरा अधिकार, कोई तेरे को एजुकेशन लेने से नहीं रोक सकता। तीसरी चीज, तेरे को सार्वजनिक सहायता करने का पूरा अधिकार है, मतलब किसी को चोट लग जाए, कुछ भी तो उसकी हेल्प करने का तेरे को पूरा अधिकार। ये मैं तेरे को एक तालीम यानी तेरे को एक सीख देना चाहता हूं, इकताली। याद रहा, इकताली के अंदर क्या, मैं तेरे को एक तालीम यानी एक सीख देना चाहूंगा क्या, कि तेरे को शिक्षा का पूरा अधिकार है, तेरे को सब लोगों की सहायता करने का पूरा अधिकार है, तेरे को काम करने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल नंबर 41 के तहत है, ये आपको याद रखना, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है भाई, ठीक है। यस, अगला आता हमारा अनुच्छेद नंबर 42। अगला कौन सा है हमारा, अनुच्छेद नंबर 42 भाई। 42 के अंदर क्या कहते हो, 42 के अंदर बताता हूं। 42 वाला भी बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा है। 42 वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा। 42 के अंदर क्या है हमारा, काम और मातृत्व अवकाश की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान। आपको समझाता हूं, काम और मातृत्व अवकाश, मेनली तो मातृत्व अवकाश पूछा जाता है, अवकाश की मानवीय स्थितियों, भाई जो भी हम लोग काम करते हैं या मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी जो लीव होती है, उसका जो भी मानवीय स्थिति है उसका प्रावधान। अभी समझाता हूं क्या कुछ है ये मामला। मामला ऐसा है भाई कि जैसे मान लिया आपकी कोई भी काम करने वाली साइट है, ठीक है, या आप कोई भी काम करने लग रहे हो, तो आपको मानवीय स्थिति देख के काम देना है। भाई मान लिया कोई बहुत ही हार्ड काम है और आप वहां पर किसी महिला को भेजने लग रहे हो। अब भगवान ने जो महिला का शरीर डिजाइन किया वो किस हिसाब से किया, भाई सॉफ्ट कामों के लिए। पुरुष का शरीर आपने देखा ठाडा तकड़ा, तो उसका काम होता है भाई हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है। अब जो पुरुष है उसका शरीर जो हार्ड वर्क करने के लिए है, आप बोलते महिला को इतना वजन उठा के वहां से वहां घूम, वहां से वहां जा, तो वो चीज गलत होगी। तो यही चीज दे रखी भाई 42 के अंदर क्या है कि भाई आप जो भी काम दोगे या मातृत्व अवकाश का मतलब, जैसे मान लिया कोई महिला प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देना उसको, तो उसको मातृत्व यानी मैटरनिटी लीव मिलेगी, ये सरकार का कर्तव्य उसको देना पड़ेगा, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी भी हो,
ठीक है, 6 महीने की कम से कम उसको मैटरनिटी लीव मिलती है। यानी भाई हाँ भाई तूने अभी बच्चे को जन्म दिया है और तेरे शरीर की रिकवरी के लिए कम से कम 6 महीने का समय तेरे को चाहिए। प्राकृतिक चीजें यार, इसमें ना तो महिला की गलती ना कुछ और, ठीक है। तो मातृत्व अवकाश सारी गलती तो उसके आदमी की है। काम और मातृत्व अवकाश की क्या है, मानवीय परिस्थिति भाई, वहां पर मानवीय यानी कि एक मानवीयतापन भी तो होना चाहिए, ठीक है भाई, मनुष्यता भी तो दिखनी चाहिए। तो इसका प्रावधान है किसके अंदर, 42 के अंदर। या देखो 42 का मतलब क्या गया, 42 का मतलब ब्याणा, 42 42 ब्याणा, 42 ब्याणा। ब्याणे का मतलब क्या होता है, बच्चे को जन्म देना। आपने देखो जैसे भैंस ब्याती है, आप ये नहीं बोलते जब भी भैंस जन्म देती है बच्चे क्या बोलते हैं, भैंस ब्या गई, ठीक है। गाय ब्या गई यानी गाय ने बच्चे को जन्म दिया, 42 का मतलब ब्याणा। तो मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव कब मिलेगी, जब आप बच्चे को जन्म दोगे। यानी ये याद रहे आर्टिकल नंबर 42, पक्का पूछा जाएगा 100%, ब्याणे से याद रखना 42 ब्याणा, ठीक है, पक्का 100% लपेट दोगे। ये आर्टिकल याद हो एक बार के लिए, 36 से 42 तक बताओ फटाफट। बताओ बताओ बताओ, चीजें क्लियर हुई इतनी, फिर आगे चलते हैं, गला सूख गया। बताओ भाई बताओ। चलें आगे। सर जी मेरा बीएसएफ का फिजिकल हो गया जी, अब एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे बताओ। भाई गुरु कौन है भाई, नाम ऊपर चले जाएगा भाई, गुरु जी से नाम था भाई। भाई देखो आपको बता देता हूँ, अब मेरे को बीएसएफ वाला जो सबका एग्जाम भाई, मैंने उसका सिलेबस पैटर्न नहीं देखा भाई कौन सा है। आप भाई अगर खुद लो, अगर नॉर्मल जीके आती है तो जीके यहाँ से कर लो, यूट्यूब से कर सकते हो, डेली यूट्यूब से कर लो, बैच लेना चाहो बैच ले लो, ठीक है। और अगर आपको मैथ रीजनिंग भी उसके अंदर आता है तो आप मैथ रीजनिंग का भी मतलब कि तीनों सब्जेक्टों का आपका दिल्ली पुलिस वाला बैच आप उसको प्रेफर कर सकते हो, वो ले लेना, वहां से आपकी रिटर्न एग्जाम की तैयारी हो जाएगी 100%, ठीक है। जहां देखो भ्रष्टाचार, एग्जाम लीक भाई क्या बताएं यार, इसका कोई वो नहीं यार। खटक मोहित गुरुजी, हर मॉक टेस्ट में रीजनिंग के बराबर नंबर आने लग गए हैं जिक्के में, वाह भाई वाह। भाई देखो भ्रष्टाचार इसका कोई इलाज नहीं भाई, इसका इलाज यही है जब हमारे वर्तमान युवा हैं वो आगे सरकारों के अंदर पहुंचेंगे ना, तब बात बनेगी, इतने कोई बात नहीं बनने वाली, ठीक है। जब तक आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता के अंदर बिठाओगे भाई, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, युवाओं को रोजगार मिले ना मिले कोई मतलब नहीं, तो आप कैसे मतलब कि एग्जाम आप मानते हो सफल होंगे, नहीं हो पाएंगे भाई। मतलब अभी जैसे जो आगे जनरेशन आने लग रही है, अब सारे पढ़े लिखे व्यक्ति आने लग रहे सारे, ये आगे जाके अगर सरकारों के अंदर बैठते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं, ठीक है, तब जाके ये चीजें सुधरेंगी, इतने ऐसी ही रहेंगी, इसका कोई इलाज नहीं है भाई, ठीक है। जिस व्यक्ति ने खुद ने मेहनत की हो, जिसको ये पता हो कि हाँ भाई ऐसे एग्जाम लीक होने से ये दुख होता है, ऐसे हमारा मतलब इतना बर्डन बढ़ता है, दिल टूटता है, वही व्यक्ति इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकता है ना। बाकी क्या मतलब भाई, कोई मतलब नहीं उनके ब्याह से तुम 2 बार पेपर कैंसिल हो, दोबारा ले लेंगे। आगे चले भाई, 42 आर्टिकल तक हमारा हो चुका है पूरा। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर हमारे 43 के ऊपर भाई, अनुच्छेद नंबर 43, आज सारे करवाऊंगा 51 तक, बस अभी हो ही जाएंगे, थोड़े हैं। अनुच्छेद नंबर 43 भाई, इसके अंदर क्या, इसके 3 पार्ट आपको देखना है। अनुच्छेद नंबर 43 का ए पार्ट और 43 का हमारा बी पार्ट, इसको 43 भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल, 43 बोल लो 43 बोल लो, बात एक ही है। अनुच्छेद नंबर 43 के अंदर हमको क्या चीज देखने को मिलती है, 43 के अंदर मजदूरों या श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब आप 43 मजदूरी बिल्कुल भी नहीं दोगे फ्री, मतलब कि लोगों को कम से कम आपको इतनी मजदूरी तो देनी ही देनी पड़ेगी ताकि उसका गुजारा हो पाए,
ये नहीं कि आप पूरे दिन उससे मजदूरी करवाने लग रहे हो, आप उसको 10 रुपए देने लग रहे हो। नो, उसमें 10 रुपए में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, यानी कोई भी मजदूर, कोई भी श्रमिक, उसको क्या है, उसके गुजारे, उसका निर्वाह होने जितनी क्या है उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कम से कम, जैसे आपने देखा होगा सरकार के अंदर भी ये चीज सेट है, मिनिमम आपको सैलरी कितनी, मिनिमम आपसे कोई भी काम करो कम से कम आपको 21,000 रुपये सैलरी मिलनी ही मिलनी चाहिए, सारे भत्ते वगैरह वगैरह मिला के। ये मतलब सरकार का रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिमम 21,000 का भी कर रखा है। न्यूनतम वेतन, चाहे आप ग्रुप डी के हो, कुछ भी हो, मिनिमम आपको 21,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। 21,000 से कम कोई भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन करते क्या, आपको बताता हूँ, प्राइवेट कंपनियां भी भाई ऐसी करती, सब ऐसे एडजस्ट करते हैं। अब आप मान लो किसी के खिलाफ आवाज उठाते, आप बोलते हो भाई ये कंपनी तो मेरे को 21,000 नहीं देने, ये तो मेरे को 12,000 देने लग रही है, कंपनी बाहर निकाल देगी आपको, निकल यहाँ से, ससुरा हमारी थाली में खाता है और हमारे ऊपर ही केस ठोकता है, निकल। MCQ, ठीक है, MCQ की फुल फॉर्म मैंने नहीं बनाई भाई, आपको पता तो, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, कुछ और ही है। तो श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी देनी पड़ी 43, मजदूरी नहीं देनी फ्री, बल्कि उनके काम करने के बदले उनके मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, चीजें याद रह जाएंगी। तो 43 के अंदर हमारा ये चीज आती है। 43वें के पार्ट के अंदर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसका मतलब क्या था अभी समझाता हूं। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसका मतलब जैसे मान लिया आपने कोई भी फैक्ट्री खड़ी कर दी, अब उसके अंदर आपने जैसे अलग अलग यूनिट बना दी कि भाई ये काम संभाले, ये काम संभालेगा, तो उसके अंदर कम से कम एक मजदूर व्यक्ति को भी क्या है आपको हेड बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इन सारी चीजों को, मतलब ये भी, मतलब कहने का मतलब ये है भाई, ताकि वो मजदूर व्यक्ति है वो भी अपने हिसाब से थोड़े बहुत डिसीजन मतलब आगे सजेस्ट कर सके कि हाँ भाई जैसे मैं भी मजदूर हूं तो भाई मैं समझ पाऊंगा भाई ये मजदूर कैसे काम करने लग रहा है, उस हिसाब से चीजें सेट कर पाए वो। ठीक है, यानी जो श्रमिकों का, जो भी उद्योगों का जो भी प्रबंधन होगा, यानी जो भी हमारा मतलब मैनेजमेंट होगी, उसके अंदर क्या जो आम श्रमिक, आम मजदूर है, उनकी भागीदारी भी आपको निश्चित करनी ही करनी पड़ेगी। ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार पूछा हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अगली चीज 43वें के बी के अंदर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों का मतलब समझ गए, यानी जो गवर्नमेंट जो बॉडीज है उनको बढ़ावा देना, जैसे मान लिया कोई भी सरकारी समिति बना दी, अरे कोई जैसे इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल सहकारी समिति है, मतलब कुछ हिस्सा प्राइवेट है कुछ गवर्नमेंट है, यानी इस टाइप की चीजों को बढ़ावा देना ये भी सरकार का कर्तव्य है। तो 43 वाला आर्टिकल समझ गया। आर्टिकल नंबर 43, कुछ भी नहीं देना आपको फ्री, थोड़ी थोड़ी चीजें उनसे लेते रहो, थोड़ी थोड़ी सुविधाएं प्रोवाइड करते रहो। 43 कुछ भी नहीं देना फ्री, यानी मजदूरी कम से कम गुजारा करने जितनी मजदूरी मिली। ए पार्ट के अंदर जो भी हमारी मैनेजमेंट होगी उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई मजदूर व्यक्ति रखना पड़ेगा। बी पार्ट के अंदर आपको सहकारी समितियों के गठन के क्या है बढ़ावा देना पड़ेगा। भाई ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज बनानी पड़ेगी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी हो गवर्नमेंट सेक्टर भी हो, ताकि मिलके काम हो सके, इस चीज को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा भाई। हाँ, अरे करवाएंगे, सारे संशोधन भी करवाएंगे ना, टेंशन लो तुम। 97वां 98वां तुम जो भी बोल रहे हो सारे करवा देंगे, टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की होती है भाई। ठीक है, सारी चीजें करवा दो। अब आता हमारा आर्टिकल नंबर 44 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। अनुच्छेद नंबर 44, फिर आता हमारा अनुच्छेद नंबर 45, और उसके बाद आएगा हमारा अनुच्छेद नंबर 46। सारे करवाऊंगा, टेंशन ना लो। और फिर आएगा हमारा अनुच्छेद नंबर 47, ये तो इसी पेज पे हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसके अंदर क्या भाई देखो, हमारा अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर क्या था हमारे पास, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, इसको कैसे याद रखो, इसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हो। देखो समान नागरिक यानी इक्वल नागरिक, 4 दोनों इक्वल ही तो हैं, सेम साइज के हैं भाई, तू भी 4 मैं भी 4, यानी समान नागरिक। हाँ भी तो इक्वल। हाँ भाई, हमारे अंदर तो कोई भेदभाव नहीं है। 45 के अंदर क्या है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा। भाई क्या है भाई, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों
की देखभाल एवं शिक्षा। इसको कैसे याद रखोगे, देखो याद रखें, याद करवाता हूं। 45 के अंदर क्या, पेन, 45 पेन, बोल के देखो 45 पेन, पेन आने लग रहा है। यानी ऐसे बच्चे जो पेन को नहीं उठा सकते, 0 से 6 साल तक के बच्चे क्या पेन उठा सकते हैं? पेन उठा सकते हैं क्या 0 से 6 साल तक के बच्चे? नहीं, 6 साल के बाद ही तो पेन उठना स्टार्ट होता है, उससे पहले तो बेचारे पेंसिल चलाते हैं। ठीक है, 6 साल के बाद ही तो पेन उठना स्टार्ट होता है। यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो पेन नहीं उठा सकते, वो क्या है भाई, उनकी देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना आर्टिकल नंबर 45 के अंदर है भाई। ठीक है, समझ तो गए होगे, पेन लिखने वाला पेन। ठीक है भाई। आर्टिकल नंबर 46 के अंदर क्या थी भाई हमारा, SC ST OBC के हितों की अभिवृद्धि भाई। यानी जो भी SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है या OBC कैटेगरी से है, उनके मतलब ऐसी चीज जिसमें उनकी भलाई हो सके, ठीक है, उन चीजों की वृद्धि करना भाई, के हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, मतलब चीज समझाता हूं आपको भाई। SC ST OBC याद कैसे रखोगे भाई? 46 का मतलब हो गया छाना, 46 छाना भाई। आप तो समाज के अंदर छा गए आपकी गवर्नमेंट, तो भाई आपने SC ST और OBC कैटेगरी के लिए इतनी अच्छी पॉलिसी लेके आए हो आप, आपकी गवर्नमेंट तो पूरे पूरे समाज में छा गई भाई। आप तो महान हो, अकबर महान था, उसके बाद आप महान बने हो। ठीक है, यानी इस तरीके से ST ST OBC यानी क्या है भाई, इनके हितों के अंदर अभिवृद्धि करना भाई। हित का मतलब भाई जैसे भाई जिससे इन कैटेगरी के लोगों की भलाई हो सके, ऐसी चीजों के अंदर वृद्धि करना। 46, ठीक है, 46 का मतलब छाना हो गया। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो भाई। 47 फील लाइक ए हेवन, यानी कि इसके अंदर क्या, पोषण स्तर को उच्च करना या फिर मदिरा निषेध, शराब निषेध। पोषण स्तर देखो, अगर आप कुपोषित हो गए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप नरक में रहने लग रहे हो। कुपोषित का मतलब आपको अच्छी खाने की चीजें नहीं मिलेंगी, आपका पोषण अच्छे से नहीं होने लग रहा है, न्यूट्रिशन आपको अच्छे से नहीं मिलने लग रहा है, तो आपको कैसे लगेगा जैसे आप नरक में हो। ठीक है, और अगर आपका पोषण अच्छा होगा तो आपको कैसे लगेगा जैसे आप स्वर्ग में हो, हेवन के अंदर हो। तो 47 पोषण स्तर को उच्च करना या मदिरा निषेध। पोषण स्तर को उच्च करना या फिर हमारा शराब निषेध या मदिरा निषेध भी बोल सकते हो। ठीक है, चीजें समझ में आई? 47 तक के सारे आर्टिकल क्लियर है मेरे को एक बार बताओ कमेंट करके, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? देखो आकाश राठी मेरे भाई, सॉरी आकाश राजपूत भाई, देखो जिसके अंदर अब मेरे को ये पता नहीं भाई एयरफोर्स के अंदर इस टाइप की जिक्के आती है या नहीं आती भाई। देखो जहां पर भी आपकी नॉर्मल जिक्के पूछी जाने लग रही है भाई, वहां पर ये क्लास आपकी बेनिफिशियल से आप एयरफोर्स की तैयारी करने लग रहे हो या आप किसी और एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि पूरी डीप करवाने लग रहा हूं मेरे एंड से भाई, मैं काफी डीप करवाने लग रहा हूं आप लोगों को जिक्के। ठीक है, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो निकाल दोगे। चीजें क्लियर है ना? एक बार के लिए बताओ कमेंट करके। अनुच्छेद नंबर 47 तक, 36 से स्टार्ट किया, 36 से 47 तक हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए और हर एक आर्टिकल आपके समझ में आना चाहिए। बताओ, ठीक है ना? यस, वेरी गुड 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 गुड। अब चलते हैं आगे, बस अब तो थोड़े से ही रह गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं। चलें भाई आगे, चलो भाई। ठीक है भाई, क्या होया? वर्षा सैनी सर सीईटी के बैच में क्या क्या अवेलेबल है भाई? सीईटी के बैच में वर्षा सैनी जीके है, इंडिया जीके, मैथ है। मैथ दो टाइप का, एक एसएससी लेवल का, एक एचएससी लेवल का। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की तैयारी करनी है तो एसएससी लेवल वाला कर लेना, और आपको सिर्फ सीईटी की तैयारी करनी है तो एचएससी लेवल वाला कर लेना। इसके अलावा रीजनिंग है, इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास अभी डाली नहीं है क्योंकि कोई नोटिफिकेशन वगैरह की कोई अपडेट नहीं है। हरियाणा जीके करवा रखी है आपको कंप्लीट करवा रखी, डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय रहता है, वो नोटिफिकेशन आने बाद करवाएंगे। मैथ आपका अर्थमेटिक एडवांस दोनों करवा दिए हैं। साइंस है उसके अंदर आपकी, इंग्लिश भी है उसके अंदर आपकी, मतलब ऑल सब्जेक्ट हैं, रिटन नोट्स भी हैं। ठीक है, सारी फैसिलिटी है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं।
ओनली पॉलिटी का टेस्ट ले लो जी, जहां तक हुई है ले लेंगे पॉलिटी का टेस्ट। अब की बार जो संडे आएगा ना, उस संडे को मेरे को याद दिला देना, संडे से पहले दिन शनिवार को, कि पॉलिटी का टेस्ट लेना। जहां तक कि अपनी अब इस शनिवार तक जो पॉलिटी होगी ना, उसका मैं संडे को टेस्ट ले लूंगा आपका दिन में 12 बजे, ठीक है। अपने ऐप के ऊपर जाए आप लोगों का टेस्ट, ताकि आप लोगों की पॉलिटी की रिवीजन भी हो जाए, आपको पता भी लग जाए आपको कितना आता है, कितना आपका ब्योत है, क्या कुछ कैपेसिटी है। चले भाई आगे, 47 तक आपके हो चुके हैं। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 48। अब तो थोड़े से ही रह गए, लिख देता हूं अभी, देखो आपको मतलब बस इसी पेज के हैं। अनुच्छेद नंबर 48, एक है 48वें का ए पार्ट, ठीक है भाई। फिर अनुच्छेद नंबर 49, फिर हमारा अनुच्छेद नंबर 50, और फिर लास्ट में हमारा अनुच्छेद नंबर 51। बस इतना ही है भाई आज के लिए। फिर काफी, आज फिर हम लोग क्लास को कर देंगे समाप्त। देखो भाई, अनुच्छेद नंबर 48, 38 के अंदर मैंने बताया था अड़ना, आपको लोगों को फ्री में न्याय उपलब्ध करवाना पड़ेगा, जनता अड़ जाएगी बीच में। उसी टाइप से 48 के अंदर एक और चीज है आपका, पहली चीज तो है कृषि और पशुपालन का संगठन। आपको कृषि और पशुपालन के ऊपर भी ध्यान देना है, कृषि प्लस पशुपालन का संगठन, पहली चीज तो हमारी ये होगी भाई। 48वें का ए का मतलब भाई एक स्टेप आप आगे आ चुके हो। इसके अंदर क्या, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार या फिर वन्य जीवों की रक्षा, ये बहुत बार आता है, ये इंपॉर्टेंट है। 48वें का ए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कम आता है, ए ज्यादा जरूरी आता है। इसके अंदर क्या हमारे, एक तो वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा। दूसरा हमारा क्या है, पर्यावरण, जो भी हमारा पर्यावरण है उसका संरक्षण और सुधार। संरक्षण प्लस सुधार। याद कैसे रखो, याद देखो 48 का मतलब क्या, अड़ना। आप लोग अड़ गए कि भाई वन्य जीवों को तुम कैसे हानि पहुंचा सकते हो, हम हैं वन्य जीवों के साथ। आप अड़ गए, आपने एक जिद पकड़ी नहीं भाई, वन्य जीवों को आप कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, हम बीच में अड़ेंगे। हम अड़ गया कि आप कैसे वन्य जीवों को हानि पहुंचा देंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करें, हम बीच में अड़ गए। 48 याद रखना, 48 का अड़ना, आप बीच में अड़ गए ऐसे कि नहीं भाई वन्य जीवों को आप ऐसे हानि नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, इस तरीके से याद रह जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 48 का ए पार्ट पक्का पूछा जाता है। 49, 49 के अंदर क्या है हमारा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण। भाई अभी इसको भी याद करवाता हूं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूं भाई। जैसे जो भी हमारी पुराने स्मारक हैं, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुछ भी चीज है, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, उसको बचा के रखना पड़ेगा। याद कर देखो 49, अगर आप पुरानी चीजों को हानि पहुंचाओगे तो आपके ऊपर लगेगा फाइन। आपको पता है जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुछ भी है, इनके ऊपर आप थूक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कई जने हैं वो जर्दा नहीं खा के थूकते थे, तो वहां पर ऐसी चीजें अगर करते तो आपके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय चीजें हैं, ठीक है, हमारे देश की इज्जत की चीजें हैं, ठीक है। वहां पर भी तुम ऐसे बोले जिबा भेंगे, थप्पड़ लगेगा ऐसा, जिबा भेंगनी, ठीक है। याद रहे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और धरोहरों का संरक्षण, आर्टिकल नंबर 49 आपके ऊपर लगेगा फाइन अगर आपने ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। भाई चीजें क्लियर है। आर्टिकल नंबर देखो 50 के अंदर क्या है, अभी आपको याद करवाता हूं। इसके अंदर हमारी जो भी हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका है उसका पृथक्करण यानी अलगाव। न्यायपालिका से कार्यपालिका का अलगाव, मतलब भाई जो आपकी न्यायपालिका है, यानी जैसे जो भी आपकी जुडिशरी है, और जो भी हमारी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, यानी जो भी हमारी सरकार है, कार्यपालिका बोलते हैं सरकार यानी जो काम करती है, न्यायपालिका जो न्याय करेगी, जुडिशरी यानी कोर्ट। भाई कोर्ट और जो हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग चीजें, वो हमारी एक चीज नहीं है। यानी कैसे 50-50, 50 का मतलब 50-50, दोनों का मतलब 50-50 पावर देते हैं। 50 पावर न्यायपालिका को दे दी, 50 पावर कार्यपालिका को दे दी, दोनों को अलग अलग हमने कर दिया। इस तरीके आर्टिकल 50 के अंदर क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से हम लोग अलग करने का काम करते हैं भाई, ठीक है। 51 के अंदर क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भाई हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे शांति रखेंगे, वो कहीं पे बम वगैरह लड़ाई करते नहीं फिरेंगे, ठीक है। शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये किसके अंदर, हमारे 51 के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे, तो 51 का मतलब देखो, 51 बोलो, देखो 51 का मतलब होगा 51
एक वन, 51 एक वन। वन के अंदर क्या होती है? शांति होती है। जंगल के अंदर आपको शांति देखने को मिलती है, हलचल थोड़े देखने को मिलती है। यानी 51, ठीक है, एक वन भाई, एक वन के अंदर क्या है? आपको इंटरनेशनल लेवल पे शांति और सुरक्षा देखने को मिलती है भाई, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे आर्टिकल्स, 91 का ये पार्ट अभी रहता, तो कल करेंगे, ठीक है। ये थे हमारे कुछ आर्टिकल्स भाई, आर्टिकल नंबर 36 से लेके हमारे 51 तक, ठीक है, जिसके अंदर हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत भाग नंबर 4 ये करने का काम किया। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि डीपीएसपी सुधारने के कौन से भाग के अंदर है, तो भाग नंबर 4 के अंदर याद रखना। ऐसे लो डीपीएसपी 1 2 3 4 के अंदर डीपीएसपी है, ठीक है। आर्टिकल क्लियर है? अब एक बार के लिए कमेंट करके बताओ 36 से लेकर 51 तक के सारे आर्टिकल आपके याद हुए या नहीं? याद वाली चीज बताना भाई, ये लिख के कमेंट करना कि हाँ सर याद हुए, ठीक है। ये क्लास भाई अभी YouTube से आपकी हट जाएगी, ठीक है। ये लाइव फ्री चलती है, आपको मिलेगी बैच के अंदर। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर। उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको 3 कोर्स मिलेंगे। तो कंप्लीट जीके का, अगर आपको कंप्लीट जीके करनी है, साइंस भी मिलेगी आपको उसके अंदर, ठीक है। एक मिलेगा आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जिसके अंदर आपको मैथ रीजनिंग भी इंक्लूड मिलेगी। एक मिलेगा आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का भाई, ठीक है। जो भी चॉइस हो आपकी, जो भी आप जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो, आप वो वाला बैच ले सकते हो, ठीक है। 1 साल की आपकी वैलिडिटी रहेगी। जैसे आप आज ले तो अगले साल आज की तारीख तक ही आपके बैच की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। प्रॉपर आपको एडिटेड नोट्स, जैसे ये जो भी चीजें मैंने आपको लिखी हैं, सारे आर्टिकल लिखे हैं, जैसे ये लिखे मैंने सारे आर्टिकल, तो ये सारे आपको ऑलरेडी सारी चीजें आपको लिखी लिखाई मिलेंगी। आपको बस प्रिंट निकालना है और आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये फैसिलिटी मिलेगी भाई आपको बैच के अंदर, ठीक है। ये वाली पीडीएफ भी आपको उधर ही मिलेगी। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, वेरी गुड भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अवेसम सेशन, वाह 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 वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कब करवाओगे? नहीं, मेंबरशिप के लिए नहीं है भाई पीहू, तो मेंबरशिप के लिए कहां है? बैच के अंदर मिलती है नहीं वीडियो, मेंबरशिप में नहीं मिलती, ठीक है। ओके भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं कल फिर दिन में 3:15 बजे भाई।